हमारे होने को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मन और शरीर और दूसरा है साक्षी या अवेयरनेस। मन और शरीर दोनों ही कंडीशनड होते हैं। शरीर की कंडीशनिंग को फिज़िकल कंडीशनिंग कहते हैं, मन की कंडीशनिंग को साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग कहते हैं। ये जो मन और शरीर है, इसी में अहंकार छिपा रहता है। अहंकार के फिज़िकल एस्पेक्ट को जो वेटेज है वो बॉडी से मिलता है, और उसके जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको वेटेज, वजन, वरीयता, इम्पोर्टेंस, वैलिडिटी, हमें जो आभास होता है कि वो है, वो उसके साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग से मिलता है। फिज़िकल एस्पेक्ट क्या है ईगो का? फिज़िकल एस्पेक्ट ये है शरीर की भूख, सर्वाइवल, और फिज़िकल एस्पेक्ट से उठने वाले जो विचार रहते हैं वो सीमित होते हैं, और वो बस इतने रहते हैं कि शरीर को ठीक ठाक खाना मिल जाए, सोने को मिल जाए, सुरक्षा रहे, और सेक्स करने को पार्टनर मिल जाए, क्योंकि वो ज़रूरी है। प्रकृति इसी पर तो चलती है, खाओ पियो और बच्चे पैदा करो। ये उसका फिज़िकल एस्पेक्ट हो गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब आप शरीर से बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हो, और जो जितना ज़्यादा आइडेंटिफाई करता है उतना ज़्यादा उसका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है ईगो का, वो बिल्ड होने लगता है। असल में देखा जाए तो कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ईगो जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। फिज़िकल एस्पेक्ट तो रहेगा ही जब तक शरीर है। रही बात है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की, तो ये बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट है, यूज़लेस है, वर्थलेस है, अननेसेसरी है। कोई वजह नहीं है इसके होने की। उल्टा नुकसान है, जो कि हम क्लाइमेट क्राइसिस और 6th मास एक्सटिंक्शन के रूप में देख रहे हैं। द्वैत के जो दो सिरे होते हैं वो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो बाहर विनाश है तो आदमी के मन में भी विनाश होगा। बाहर अगर तापमान बढ़ रहा है तो भीतर भी बढ़ रहा होगा। तो जो ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये ऐसे बनता है, जब आप शरीर से जितना ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हो तो ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है ये बन जाता है, इसका निर्माण हो जाता है, और शरीर की जो बिल्कुल इनोसेंट नीड्स रहती हैं फिर उससे भी आप आइडेंटिफाई करने लगते हो। जैसे कि अगर सर्वाइवल फिज़िकल एस्पेक्ट से अगर ये उठ रहा है कि बस कुछ छत मिल जाए ढकने के लिए, बारिश और भी जंगली जानवर से खतरा जो रहता है वो कम हो सकेगा। फिज़िकल कंडीशनिंग कहाँ से आ रही है? जंगल से आ रही है। और साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग सोसाइटी, अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, फैमिली, जेनेटिक्स। अब उस जेनेटिक्स का भी आप कितना क्या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसको वहाँ तक लेकर के जा रहे हो। जैसे कि अगर आपकी मान लो तो बॉडी की बात हो गई, जेनेटिक्स, एक्चुअली थॉट इमोशंस भी बॉडीली ही हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है थॉट्स वगैरह से, ठीक है। तो इसीलिए हम ये डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, मेंटल और फिज़िकल। हमारे सारे डिसीजंस, हमारा सब कुछ तो माइंड से ही संचालित हो रहा है ना, इसलिए। तो जैसे अगर आपके जेनेटिक्स में ऐसा है कि गुस्सा आना बहुत ज़्यादा रहता है, कोई फिज़िकल कंडीशन है उस वजह से, तो आप बोलोगे भाई हमारे तो खून नहीं है। जैसे मर्दानगी, या अब जो भी जिस भी तरीके से उसको कहना चाहूँ, तो फिज़िकल एस्पेक्ट तो बस ये कहता है कि भाई तू छत ले आ कहीं से। अब आप बॉडी से आइडेंटिफाइड हो तो क्या होता है देखो। अब आप कहोगे कि भाई जब तक मेंशन नहीं आ जाता ना तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। पहले चैन कब नहीं मिलता? अगर कुछ ढकने को ही नहीं होता। जैसे आप में से जिन लोगों ने भी माइनक्राफ्ट खेला है, माइनक्राफ्ट में सर्वाइवल मोड में शुरू में आपको बस कुछ तो भी करना रहता है, क्योंकि आप मतलब जब तक आप अच्छे खासे मटेरियल्स नहीं एक्सट्रैक्ट कर लेते, आप सैंड से या मड से या ट्री के जो आप जो उनको काटते हो वो जो ब्लॉक्स रहते हैं उसी से कुछ बनाते हो। मैं तो अंडरग्राउंड बना लेता था।
ठीक है, मिट्टी से ही अगर ऊपर भी बना रहा हो, ज़मीन के ऊपर भी, तो उसी से बना रहा था, बस वो रात निकल जाए। ठीक, अब फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आप अच्छा खासा उधर भी घर बनाते हो। हम्म? पहले तो ये रहता कि रोशनी नहीं रहती, जिन्होंने भी खेला हो सर्वाइवल मोड, और ऑनेस्टी के साथ, ये नहीं बीच बीच में क्रिएटिव मोड पे चल गए। और तो उसमें क्या रहता है कि उधर एक टॉर्च नहीं थी, फिर आप घर बनाते हो उसमें, और उसमें जिनमें खेला है समझ रहे होंगे कि एक रूम में 10-20 छोटे छोटे टॉर्च या लैम्प्स हैं जो भी अननेसेसरी है, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लाइट 5-10 से भी रहती, उतनी ही रहती, 20-25 से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ गया स्टिल। तो यही चीज़ यहाँ भी लागू होती है, और ये अननेसेसरी है। आप समझो चल क्या रहा है। जंगल में आप रहते थे, आपकी ये ख्वाहिश रहती थी कि फ़िज़िकल एस्पेक्ट जो है हमारे ईगो का, इतना तो समझ तब नहीं था, तब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट डेवलप्ड ही नहीं था भी तो नाम मात्र का था बस, कि कबीले के जो मालिक हैं, हेड हैं, उनसे हमारी थोड़ी बन के रहे अच्छे से, वो थोड़ा अप्रिशिएट करते रहे, वो हम उनके नज़र में रहे, तो यहाँ से डोपामिन आ जाता था, यहाँ से अच्छा लगता था, फील गुड। अब यही चीज़ होता है कि अभी भी वही चीज़ चल रही है। आप देखो कि मंत्री जी के साथ मैंने फ़ोटो खिंचा ली है, या फलाने के कांटेक्ट में हूँ, इतने लोग मुझे जानते हैं, तो वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी पहले बिल्कुल जंगली जानवरों से बच कर के मिलती थी, और थ्रेट हम उनको कंसिडर करते थे। अभी हम थ्रेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर जाति के लोगों को, धर्म के लोगों को, वही साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। और ये क्यों होता था? वो इसलिए होता था क्योंकि उसमें सुरक्षा का भाव रहता था, कुछ मिल गया, हाँ अब शांति है। अब वो चीज़ हमने कहाँ पे उसको खींच करके ले गए, उठा करके ले गए हैं, हम ले आए हैं उसको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में ये कि जब तक मार्स पे कॉलोनाइज नहीं कर लेता तब तक चैन नहीं लूँगा, भले ही पूरी पृथ्वी तबाह कर दी, जब तक वहाँ भी नहीं चल जाता तब तक शांति नहीं मिलेगी। दिस इज़ व्हाट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ईगो इज़, एंड दिस इज़ अननेसेसरी। मैं एथिक्स वगैरह या मोरालिटी के बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके हर आइलैंड में या हर कॉन्टिनेंट, हर कंट्री में अनगिनत प्रॉपर्टीज़ हैं, मेंशंस हैं, बंगलोज हैं, विलाज हैं, भाई वो भी कहाँ चैन से बैठा है, उससे उसके तो प्रोजेक्शंस और बढ़ते ही जा रहे हैं, और गहरे ही होते जा रहे हैं, और उलझता ही जा रहा है उसमें। वो मसीहा बनना चाह रहा है। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कि मैं अकेला तो नहीं जाऊँगा, इतने लोगों को लेकर के जाऊँगा। आप ज़रा देखो कि उसके अपने प्राइवेट जेट से कितना एमिशन होता है, उसकी आधे एक घंटे की राइड से इतना एमिशन होता है जितना हज़ारों मिडिल क्लास परिवार को कितना साल लग जाएगा उतना ही एमिशन करने में। और फिर वो मसीहा बनता है कि मैं तुम गरीबों को बचा रहा हूँ। भाई तू ही जिम्मेदार है, नॉट ओनली हिम बट 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन। और फिर जो है पूरी जिम्मेदारी आ जाती है पूरे 800-850 करोड़ की आबादी के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर। तो आपके होने का जो मुख्य 2 एस्पेक्ट है वो है ईगो और प्योर सेल्फ या अवेयरनेस। शुरू में जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं उनका जो ईगो है उसकी दोनों एस्पेक्ट कायम रहते हैं, फिज़िकल एस्पेक्ट और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। धीरे धीरे फिज़िकल एस्पेक्ट बचता है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ख़त्म होने लगता है, धीरे 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 पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को आप ऐसे समझते हो पर्सनालिटी, सब्जेक्टिव रिमेम्बरेंस ऑफ सर्टन थिंग्स फ्रॉम द पास्ट। अब जैसे मुझे एक बात बताना, ये जो एंग्जाइटी है इसका वैलिड होना कब आपको लगता है? जब बिल्कुल शेर आपके सामने आ जाए, या फिर कोई 10 साल पहले की कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट आपको भी याद आ गई? वो भी घटना घट नहीं रही है, 10 साल पहले की है, जिनको आप सोच रहे हो कि वो हंस रहे थे वो भूल भी चुके होंगे, पर अभी आपको वो चीज़ याद आ रही है। तो आप मुझे एक बात बताना, दोनों में से एंग्जाइटी का कब होना ज़्यादा वैलिड लग रहा है आपको? ऑफ कोर्स जब शेर आ जाए, और तभी उसकी उपयोगिता है, तब आप बिल्कुल, वो एंग्जाइटी ना हो तो आप भागो कैसे? लेकिन अगर वो चीज़ आप बिल्कुल 5वें-6ठे मंजिले इमारत में बैठे हो, और अगर आपको बिल्कुल 2 ऐसी लगी हुई आपके कमरे में, और आप ये सब सोच सोच करके टेंस हो रहे हो। एक रिसर्च हुई थी कि उसमें पता चला कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो सोल्जर्स हैं उन्हें उतनी एंग्जाइटी नहीं होती जितनी अभी के यूथ को हो रही है। दैट इज़ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। उनका जो था फिजिकल एस्पेक्ट था,
उन्हें ये थोड़ी ना था कि भाई हमें गोली लग जाएगी तो हमारे नाम ख़राब हो जाएगा, अखबार में फोटो आएगी तो हमारा वो होगा कि भाई कैसा आदमी है, क्या कमज़ोर सिपाही था, हार गया। उनका ये रहता है फिज़िकल एस्पेक्ट। समझ रहे हो बात? साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बिल्कुल अननेसेसरी है। ये बिल्कुल मत समझ लेना कि फ़िज़िकल एस्पेक्ट यानी कि भाई सर्वाइवल और अवेयरनेस भी एक ही है सबकी। मेरी अवेयरनेस तुम्हारी अवेयरनेस होती नहीं है, और फिज़िकल एस्पेक्ट भी, शरीर भी लगभग एक ही जैसा ही काम करता है, कंडीशनिंग भी उसकी एक ही है, तो बोरिंग नहीं हो जाएगा सब कुछ? भाई नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता स्पॉन्टेनियस एक्शन क्या होता है। कंडीशनिंग और कंडीशनिंग में ही इतने भेद रहते हैं, पर्सनालिटी और पर्सनालिटी में इतने भेद रहते हैं। तुम्हें कैसे लगता है कि स्पॉन्टेनियस एक्शन जो कि अवेयरनेस की प्रेजेंस में होता है उसमें यूनिकनेस नहीं होगी? कंडीशनिंग जबकि एक ही समाज से रही है, और बिल्कुल मत समझ लेना कि समाज जो है वो जागरूक लोगों का है, कोई बैठे हैं लोग जो तुम्हें कंडीशन कर रहे हैं, नहीं। प्रोग्राम इज़ राइटिंग प्रोग्राम्स, और अपार्ट फ्रॉम कंडीशनिंग यू आर नॉट, यू आर नथिंग, यू डोंट एग्जिस्ट। तुम अगर हो तो कंडीशनिंग हो, और कंडीशनिंग अभी देखो फिर से एक बार समझ लेते हैं। तुम्हारे या मेरे होने का दो एस्पेक्ट है, अवेयरनेस, अवेयरनेस हमारी एक जैसी है, और दूसरा एस्पेक्ट है ईगो। ईगो के अंदर दो फिज़िकल एस्पेक्ट, चलो उसको हटा देते हैं। फिज़िकल एस्पेक्ट और अवेयरनेस किसी काम के नहीं है, उनके बारे में बात करके मतलब ही नहीं, क्योंकि दोनों बिल्कुल वाजिब है, वैलिड है, और वो है। नॉट लाइक कि साइकोलॉजिकल जो है वो भी एक्सपीरियंस तुम्हें सफरिंग होती है, बट फॉर यू इट डज एग्जिस्ट। ईगो के लिए ईगो एग्जिस्ट करता है, फॉर द फॉल्स सेल्फ इट डज एग्जिस्ट। पूरी बात इसलिए क्योंकि वो सफ़र कर रहा है, और जैसे जैसे उसे अपनी सफरिंग का पता चलता जाता है, इस पूरे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझने लगता है, वो चीज़ मिटती चली जाती है, तो उसकी बात करना ज़्यादा सही रहेगा। तो जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको भी हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो है कि तुम्हें लग रहा होता है कि बाहर से तुम्हें सिखाया जा रहा है, तुम्हें बोला जा रहा है, जो रिबेल करके जो भी चल रहा है आजकल की, हम नहीं फॉलो करेंगे उनके वो। भाई जिस चीज़ों को तुम अपना बना ले रहे हो, अपने बिलीव्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने परसेप्शन, वो खुद बाहर से ही आए हैं। कंडीशनिंग बाहर से ही आती है। ओनली अटेंशन इज़ योर्स, ओनली अंडरस्टैंडिंग इज़ योर्स, ओनली रियलाइजेशन इज़ योर्स। मान लो अगर 10 लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं तो 10 की कंडीशनिंग ऑफ कोर्स अलग अलग होगी। उसके बावजूद अगर ध्यान से सुन रहे हैं, अटेंशन, तो अंडरस्टैंडिंग एक जैसी ही होगी। अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन कंडीशनिंग, ठीक है। तो ये जो दो फॉल्स हम डिविजन्स करते हैं ना, दो भेद, कि ये तो सोशल कंडीशनिंग है, ये मेरी पर्सनल कंडीशनिंग है, नहीं भाई, एक करो पहले तो उसको कंडीशनिंग। अब इसमें ये समझो कि जो आई सेंस दैट यू फील, द आई सेंस दैट यू फील इज़ एक्चुअली, उसके कोर में जाओगे तो वो फिज़िकल एस्पेक्ट जो है आई टेंडेंसी का या ईगो का, वो वहाँ से आ रहा है। और जो तुम इसको, अब मैं अपना बताऊँ तो मुझे इतना फील नहीं होता, वो ऑनेस्टली बताऊँ तो पहले होता था, इसीलिए बता पा रहा हूँ, अब नहीं होता इतना फील। तो वो जो तुम्हें इतना इंटेंस फील होता है ना, वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की वजह से होता है। वो जो आई है, बिल्कुल अगर शुद्ध तरीके से समझाऊँ तो जो आई टेंडेंसी है हम सब में एक जैसी है। तुम्हारे अंदर भी आई टेंडेंसी, मेरे अंदर भी आई टेंडेंसी, वी ऑल से आई। अ चाइल्ड टेक्स बर्थ, उसे भले ही भाषा ना पता हो, आई सेंस उसमें भी रहती है। जब ये आई सेंस अपने आसपास काफ़ी सारी कंडीशनिंग इकट्ठी कर लेती है तो उसको ईगो बोलते हैं, और ईगो में बहुत अंतर रहता है। ईगो और ईगो के अंदर बहुत डिफरेंस रहता है। अब ये जो ईगो है, ये कुछ भी कर रहा है, सोच रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये अपने
परसेप्शन के बेसिस पे करता है, ये अपने प्रोजेक्शन के बेसिस पे करता है। जैसी इसकी परसेप्शन है, जैसा इसका प्रोजेक्शन है, ये उसके बेसिस पे ही काम करेगा, उसके बेसिस पे ही एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा, सब कुछ करेगा। कुछ नहीं करने का भी डिसीजन इसका परसेप्शन से निकल करके आ रहा है। परसेप्शन टूवर्ड्स द वर्ल्ड, परसेप्शन अबाउट द वर्ल्ड, परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। डुअलिटी, ये शब्द आपने सुना होगा। डुअलिटी का मतलब ये होता है मी एंड द वर्ल्ड। इसमें सबसे बड़ा जो मिथ रहता है वो ये रहता है कि आई एम सेपरेट, आई एम आइसोलेटेड एंड द वर्ल्ड इज़ सेपरेट, वर्ल्ड इज़ आइसोलेटेड। नो, यू एंड द वर्ल्ड बोथ अराइज टुगेदर, और दोनों गिरेंगे भी साथ में। द्वैत के जो दोनों सिरे हैं, डुअलिटी के जो दो साइड्स हैं, उठते भी साथ में और गिरेंगे भी साथ में। द वर्ल्ड इज़ योर प्रोजेक्शन, यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम दैट प्रोजेक्शन। मैं यहाँ पे यू आपके अवेयरनेस को नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी कंडीशनिंग को कह रहा हूँ, आपके ईगो को कह रहा हूँ। और अवेयरनेस वगैरह की बात करना बिल्कुल व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। उसकी कोई कमी नहीं है, आपके पास उसकी कोई एब्सेंस नहीं है। योर प्रेजेंस, आपका होना ही मुश्किल है, तो हम उसको ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो कुछ भी करते हो, और फिर ऐसा समझो, सेंसेस जो आपको इन्फॉर्मेशन ला करके देती हैं, वो इन्फॉर्मेशन को आप जैसे डाइल्यूट कर रहे हो, मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन अ सॉलिड अनचेक्ड परसेप्शन दैट यू हैव अबाउट द वर्ल्ड। और वो परसेप्शन आपकी कंडीशनिंग से बिल्कुल अलग नहीं है। जैसी आपकी कंडीशनिंग है वैसा ही आपका परसेप्शन है। वो परसेप्शन और आपकी कंडीशनिंग साथ साथ में उठे हैं। जैसा आपका परसेप्शन 5 साल या 10 साल या 15 साल की उम्र में था, आज नहीं है, क्योंकि तब आपकी कंडीशनिंग भी अलग थी। अभी इस वक्त भी कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको सुन रहे हैं, अभी जैसे मुझे ही सुन रहा है, आप अगर अपने कमरे में हैं या बाहर हैं, कुछ भी देख रहे हैं, अभी आपको क्या लगता है कि मुझे जो दिख रहा है, जो नरेटिव बन रहा है मन में, और जो डिस्क्रिप्शन, जो जजमेंट में पास कर रहा हूँ, वो एब्सोल्यूट है और यहाँ पे मैं हूँ। मतलब द वे आई सी द वर्ल्ड इज़ एब्सोल्यूट। यही तो है, और क्या, ये है वर्ल्ड है और ये मैं हूँ। सेल्फ ऑब्जर्वेशन जब कहा जाता है तो हम खुद के ही थॉट्स इमोशंस को देख करके रह जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा असम्पशन ये है, आपकी धारणा ये है कि मेरा जो प्रोजेक्शन है वर्ल्ड को लेकर के एब्सोल्यूट है। नहीं, बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, वो भी कंडीशनिंग की उत्पाद है। ये तो छोड़ दो कि तुम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में क्या सोचते हो, क्या जजमेंट पास करते हो, तुम उसी ऑब्जेक्ट को लेकर के क्यों ये सब कुछ कर रहे हो, दैट टू डिपेंड्स ऑन कंडीशनिंग। तो जैसे कि अभी, ठीक है, अभी तुम अगर अपने कमरे में हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हो, निसर्गदत्त महाराज की जो पूरी, अगर समराइज़ करना तो, और यही समराइज़ करके दिया ही है उन्होंने, आई एम। और उसको बिल्कुल और थोड़ा प्रैक्टिकली समझना है तो वो ये है कि तुम जो भी देख रहे हो, जो सोच रहे हो, सेंसेस जो ला रही हैं, वो तुम हो। इनिशियली जो लोग नए नए आते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, उनकी सेंसेस भी कंडीशनड होती हैं। उनकी सेंसेस उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही होती है, उनकी सेंसेस उन्हें वही दे रही होती है जैसे उनकी कंडीशनिंग है। जैसे कि कोई आदमी है, कसाई खाने में काम करता है, जानवरों की चीख उसे उतनी नहीं सुनाई देगी, तुम जाओगे तुम्हें सुनाई देगी, तुम काँपने लगोगे, तुम डर जाओगे, सहम जाओगे। तो उसका प्रोजेक्शन ही अलग है दुनिया का, वो उसको वैसे नहीं देख रहा जैसे तुम देखते हो, अदरवाइज वो काट नहीं पाता ना, काट ही नहीं सकता। यू एंड योर प्रोजेक्शन, यू एंड योर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, दे आर वन। तो जो डुअलिटी के जो दो एंड्स हैं जिनको हम सेपरेट मानते हैं, आइसोलेटेड मानते हैं, वो एक मिथ है। व्हेन यू कनेक्ट दीज टू एंड्स ऑफ डुअलिटी, तब आप अद्वैत की तरफ बढ़ जाते हो, तब आप वो सुनते हो, वो देखते हो जो है वास्तव में है। तब आपकी कंडीशनिंग से नहीं बिल्ड हो रहा है प्रोजेक्शन, तब आप सिर्फ देख रहे हो, समझ रहे हो, एक्ट कर रहे हो। इसको बिल्कुल और थोड़ा
बारीकी से और शुद्धता से समझें तो आपका जो सेंस ऑफ अदर है, किसी को देख करके जो दिमाग में जैसे देखा और एक बार हुआ, एक मूवमेंट हुआ, एक सेंसेशन हुआ माइंड में कि हाँ कोई है, कोई आया, ये प्लस अब उसको लेकर के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप उसके ऊपर थोप रहे हो वो आपके ही अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दोज प्रोजेक्शंस आर नॉट सेपरेट फ्रॉम हु यू आर। भाई तुम जो दिन भर सोच रहे होते हो, जो कर रहे होते हो, जो तुम्हारा मूवमेंट रहता है, जो तुम्हारे थॉट्स रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स आर यू, प्लीज़ बताओ मुझे। कंडीशनिंग को अगर हमको समझना है प्रैक्टिकली तो वो यही है ना कि जैसे मेरे थॉट्स हैं, जैसे जिन तरीके से मैं सोचता हूँ, जिन जिन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, जो करता हूँ, जैसे करता हूँ, मैं अगर कपड़े खरीदने जाता हूँ तो जिस तरीके के कपड़े खरीदता हूँ वो बिल्कुल मेरे पास्ट इन्फ्लुएंसेस से आ रहा है। यही कंडीशनिंग है। So apart from your projections, apart from your beliefs, apart from your perception, apart from your experience of the world, what else is your conditioning? लेकिन हम यहाँ पे एक फासला खड़ा कर देते हैं, एक गैप, एक सीमा, इतना इतना मैं हूँ, इतना इतना वर्ल्ड है। नो, यू एंड द वर्ल्ड आर वन। द वे यू सी द वर्ल्ड, द वे दिस प्रोजेक्शन इज गोइंग ऑन, इट इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यहाँ पे आप जय कृष्णमूर्ति की जो बात है, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्वर, उसको समझ सकते हो। द वे द ऑब्जर्वर इज कंडीशनड, द सेम वे हिज और हर प्रोजेक्शन वुड बी। एक्चुअली वो इसको थोड़ा आगे भी ले जा सकते थे, वो कह सकते थे कि बोथ ऑफ देम आर इल्यूजन इटसेल्फ, क्योंकि वो कंडीशनिंग से आ रहा है। कंडीशनिंग यानी पास्ट, और जो वास्तव में घट रहा है वो अभी घट रहा है। कोई भी ऑब्जेक्टिव फिनोमेना हो रहा है तो अभी हो रहा है, लेकिन तुम जो परसीव कर रहे हो वो तुम्हारी कंडीशनिंग से आ रहा है। यानी कि तुम जो परसीव कर रहे हो वो तुम ही हो, जो तुम देख रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो तुम्हारा अनुभव है वो तुम ही हो। ये भी कहना ठीक नहीं है, ये कहना भी अहंकार को बचा लेना है कि ये मेरा प्रोजेक्शन है, ऐसा मैंने समझा। तू ही वो समझ है, तू ही वो दृश्य है, तू जैसे उसको देख रहा है वो तेरी कंडीशनिंग से आ रहा है। और जो तू देख रहा है, जैसे तू अनुभव कर रहा है, जो तू सुन रहा है अभी भी, जैसे आप समझ रहे हो, वो आपकी कंडीशनिंग से आ रहा है, और वो कंडीशनिंग पास्ट से आ रही है, लेकिन बोला अभी जा रहा है। आसपास में आपके जो भी घटना घट रही है अभी घट रही है, आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे क्योंकि एक बहुत बड़ा फ़िल्टर आ रहा है बीच में, जो कि उस घटना को फ़िल्टर कर देता है, और आप वही देखते हो जो आपकी प्रोजेक्शन आपको दिखाती है, और आपकी प्रोजेक्शन आपकी कंडीशनिंग से आ रही है। सो अल्टीमेटली यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग योर ओन सेल्फ, द फॉल्स सेल्फ, द कंडीशन सेल्फ। ईगो इज सीइंग एट इटसेल्फ, लुकिंग एट इटसेल्फ, एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ, लिसनिंग टू इटसेल्फ। तुम अपने ही ईगो चैम्बर में हो, ये समझो, तुम अपने ही ईगो चैम्बर में हो, और तुम, और ये पूरा प्रोसेस है ना कि मैं सड़क पे जा रहा हूँ, मुझे ये दिखा, वो दिखा, वो दिखा, ये मन में विचार उठे, मैंने ये सब कुछ सोच लिया, सब कुछ कर लिया, ये सब कुछ तुम हो। करता ही कर्म है, एक्टर इज़ द एक्शन, thinker is the thought. Apart from thought, what else is the thinker? And the thought can never exceed the limitations of the thinker. If you don't know French, then तुम्हारी thought French में नहीं हो सकती। So हाँ, और तुम इसके अलावा हो क्या? तुम भाई थिंकर का काम, चलो हम ये अज्यूम कर लेते हैं थिंकर इज सेपरेट फ्रॉम थॉट। थिंकर का काम है सोचते रहना। अपार्ट फ्रॉम वट एवर ही और शी इज़ थिंकिंग थ्रू आउट द डे, वट एल्स इज अ थिंकर? थिंकर की और क्या परिभाषा है? तो तुम्हारे होने का जो दो एस्पेक्ट है, अवेयरनेस एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, ईगो जिसके नीचे फिज़िकल ईगो, साइकोलॉजिकल ईगो। फिज़िकल ईगो वो भी ठीक है, ये जो साइकोलॉजिकल ईगो है यही सफरिंग है। योर बॉडी नेवर सफ़र्स, बॉडी कभी बीमार भी हो और तुम ज़्यादा तनाव लेने लगो तो इट्स अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। शरीर, चेहरे पे पिंपल वगैरह हो जाए, सो जो स्ट्रेस है वो बॉडी की तरफ से नहीं आ रहा है,
लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल सेक्सुअल अर्जेस जो है वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमारी कंडीशनिंग तो अभी पुरानी ही है ना, तो उसके हिसाब से तुम अभी भी जंगल में ही हो और तुम्हें फटाफट कोई ढूंढ लेनी चाहिए या ढूंढ लेना चाहिए और तुम 7-8 बच्चे पैदा कर लो और फिर उसके बाद तुम भाड़ में जाओ, क्योंकि नेचर में कॉन्स्टेंटली यही चल रहा है, रिप्रोड्यूस सर्वाइव रिप्रोड्यूस सर्वाइव रिप्रोड्यूस। तो फिज़िकल एस्पेक्ट का उसके भी नीचे आप ये दो बना सकते हो कि सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है इसके नीचे आप खींच के बना लो एक्सपीरियंसर एंड द एक्सपीरियंस्ड, और बीच में इज इक्वल टू द वे यू आर कंडीशन इज़ द वे यू विल एक्सपीरियंस। बात ख़त्म। और आपके ऊपर है कि आप इसको कहाँ तक लेकर के जाना चाहते हो। इवन एट दिस पॉइंट the relaxation that you are experiencing is not separate from who you are, or the doubt that you are experiencing is not separate from who you are. Everything that you are experiencing is not separate from who you are. जब तुम कह देते हो, जैसे कि बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल, यार मूवी नहीं अच्छी लग रही, किसको? मुझे। एक हल्कापन आ जाता है। उसके बाद एक इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग होती है, फिर एक इंटेलिजेंट स्पॉन्टेनियस एक्शन अराइज होता है व्हेन देयर इज वननेस ऑफ टू एंड्स ऑफ डुअलिटी। तनाव को अनुभव करने वाला तनाव से सेपरेट नहीं है, वो तनाव ही है। ऐसे समझो कि जब जय कृष्णमूर्ति कहते हैं यू आर फियर इटसेल्फ, तो वो इस सेंसेशन की बात नहीं कर रहे हैं जो कि हम बॉडी में एक्सपीरियंस करते हैं, वो इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि फियर चलो हम सबको है, फियर किस ऑब्जेक्ट को लेकर के है वो डिपेंड करता है तुम्हारी कंडीशनिंग पे, और इन्हीं ऑब्जेक्ट से तो मिल कर के तुम्हारी कंडीशनिंग बनी है। और क्या है कंडीशनिंग? उसको बिल्कुल अगर उसका पोस्टमार्टम करोगे तो भाई ऑब्जेक्ट 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 एक्सपीरियंस 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 निकलेगा। उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे अभी प्रोजेक्शन बन रहा है तुम्हारा, वो प्रोजेक्शन बन ही कंडीशनिंग से रहा है। जो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो वो तुम्हारा ईगो ही है। So we can say that there is just one planet Earth, but there are 850 crore worlds. The perceiver is the perceived. इस चीज़ के साथ बैठो थोड़ी देर, उसको अंदर उतरने दो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? किसको? एक हल्कापन आएगा। वो जो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट था, मैं हूँ और सुबह से शाम तक मैं ही हूँ, आइसोलेटेड हूँ, एक जैसा ही रहता हूँ, स्टिल रहता हूँ, अनचेंज्ड हूँ मैं, और मैं ही एक्सपीरियंसेस से गुजरता हूँ। ये सारी बातें अवेयरनेस के ऊपर लागू होती है, तुम्हारे ऊपर नहीं। तुम तो अभी जैसे हो, तुम अवेयरनेस को भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो इसलिए कह रहा हूँ अवेयरनेस वगैरह की बातें मत करो। ईगो हो तो जितनी ईमानदारी से उसमें रहोगे कि जो हकीकत है मेरी, अभी जैसे ऑब्जर्वर बोल भी लो खुद को, तो भी जो तुम एक्सपीरियंस करोगे वो तो तुम्हारे प्रोजेक्शन नहीं रहेंगे, विच मीन्स ईगो इज़ देयर। तुम डुअलिटी के एक एंड को रिजेक्ट भी कर दो तो दूसरा एंड तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर दूसरा एंड अभी भी एक्सपीरियंस हो रहा है, विच मीन्स पहला एंड तुम्हारे रिजेक्ट करने से तो भी रिजेक्ट नहीं होगा, वो अभी भी है। तुम ईगो को हटा करके बोल दो आई एम ऑब्जर्वर, तो जो तो प्रोजेक्शंस रहेंगे, जो एक्सपीरियंसेस रहेंगे, वो तो पूरी कंडीशनिंग से ही संचालित हो रहा है ना, कंडीशनिंग से ही फ़िल्टर होकर के आ रहा है, वहाँ से फ़िल्टर होकर के आ रहे हैं। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि कहीं पे कोई प्रोजेक्टर है,
प्रोजेक्शन है मतलब प्रोजेक्टर भी ऑन है, प्रोजेक्टर भी मौजूद है, तो तुम्हारे ऑब्जर्वर बोलने से क्या होगा। ये तो ईगो ने एक नई आइडेंटिटी पकड़ ली है। तो ऐसा मत समझो कि ईगो जो है यानी कि वन एंड ऑफ डुअलिटी, तुम सुबह से शाम तक एक ही रहते हो। एक्सपीरियंस चेंजेस द एक्सपीरियंसर, एंड एक्सपीरियंसर इज़ नॉट डिफरेंट और सेपरेट और आइसोलेटेड फ्रॉम एक्सपीरियंस इटसेल्फ। फिर धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान इस आई सेंस के ऊपर जाएगा। फिर तुम थोड़ा और इंक्वायरी करना, और जब भी कहीं भी कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, मुझे इसकी बात अच्छी नहीं लग रही, ये स्मेल अच्छी नहीं, किसको नहीं लग रही। तुम्हारी परवरिश सुअरों के साथ हुई होती, उन्हीं के साथ उठना बैठना रहा होता, तो क्या तुम्हें बदबू से कोई दिक्कत होती। तो ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है ईगो का, इसको बिल्कुल ख़त्म करना है, ठीक है। और देखो कि सुबह से शाम तक क्या सोचते हो, क्या करते हो। जितना हो सके देखो कि वो कहाँ से तुमने एक्वायर किया है, कहाँ से सीखा है, तुम्हारे मालिक कौन है। कंडीशनिंग का मतलब किसी और ने थोप दिया तुम्हारे ऊपर, तुम देखो कहाँ से आया है, किसके स्लेव हो तुम। किसी ने प्रोग्रामिंग सेट कर दी और तुम एग्जीक्यूट करते जा रहे हो। ये शुरुआती है कि अच्छा देख लो कि सोचते क्या रहते हो, करते क्या रहते हो दिन भर। उसके बाद इस पर मूव करना कि अच्छा ठीक है, ये जो मैं अभी सोच रहा हूँ, क्या मैं इस सोच से अलग हूँ। मैं जो अभी देख रहा हूँ, क्या मैं इस दृश्य से अलग हूँ। जो अनुभव है, क्या अनुभव करता अनुभव से अलग है। अगर दिन में 50,000 अनुभव हो रहे हैं, यानी कि 50,000 अलग अलग अनुभव करता है। अगर तुम्हें भेद बनाना है तो भेद तो हर अनुभव के वक्त बनाना पड़ेगा। तुम ये नहीं कह सकते कि एक ही अनुभव करता है, इतने सारे अनुभव से गुजर रहा है। और यहीं पे कन्फ्यूजन अराइज हो जाता है कि भाई मैंने ना बहुत झेला है, मुझे अभी इंजॉय करने दो, मूड ख़राब है, मैं जा रहा हूँ पार्टी करने, जो भी है। तुम देख रहे हो यहाँ पे एक मिथ ये है, एक इल्यूजन ये है कि वो एक्सपीरियंस सेम है। नहीं, एक्सपीरियंस चेंजेस द एक्सपीरियंसर। तो जो परेशान है वो तो परेशान ही है, उसकी आइडेंटिटी वहीं रुक गई। जैसे जैसे एक पैग दूसरा पैग वो गया, ये दूसरा है। मुझे दिखाई दे रहा है, क्या वो दृश्य वैसा ही है या फिर वो मेरा प्रक्षेपण है, मेरा प्रोजेक्शन है। क्या वो प्रोजेक्शन मुझसे अलग है। तो अगर कुछ आकर्षक लग रहा है, कुछ डरावना लग रहा है, तो देखो कि वो डर तो तुम में मौजूद है जो तुम उसके ऊपर आरोपित कर रहे हो। इतना भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस बोल दो मैं हूँ, आई एम। मैं हूँ, आई एम। ये जो कुछ भी अंदर उथल पुथल रहती है, बेचैनी, तनाव, फिर कभी अच्छा लगता है, होप, आशा कि मैं हूँ। जैसी मेरी कंडीशनिंग है भाई, मैं और क्या हो सकता हूँ। और कंडीशनिंग को स्नोबॉल इफ़ेक्ट की तरह समझो, बट वो उसका आकार बढ़ते जाता है। अभी एट प्रेजेंट या किसी भी पॉइंट पे तुम उस स्नोबॉल को देखोगे तो उसमें जो कुछ भी है, मान लो स्नोबॉल अलग अलग रंगों से हमने उसको गुजारा है, वो गुजरा अलग अलग जगहों से, तो उसके ऊपर अलग अलग दाग धब्बे हैं, कभी उसमें कुछ मिल जाएगा तुम्हें। तो इन्हीं सब से मिल करके तो बना है। ऐसा समझो कि एक छोटा बच्चा क्लीन स्लेट की तरह होता है, बिल्कुल वो जो स्नो बॉल होता है प्योर वाइट। अब किसी को तुमने बिल्कुल नाले में डाल दिया, किसी को तुमने कहीं डाल दिया, घास पे डाल दिया, किसी को तुमने रेत पे डाल दिया, तो वो सब उसमें वो शामिल होते जाएंगे। एक चीज़ साझी क्या है, वो आई टेंडेंसी, मैं हूँ, जिसके कोर में क्या है, फिज़िकल एस्पेक्ट। और इनिशियली फिज़िकल एस्पेक्ट ही रहता है।
जब छोटा बच्चा आई बोल रहा होता है तो उसका जो कंसर्न रहता है वो बॉडी से रिलेटेड ही होता है। खाने को मिल जाए, अरे मच्छर ने काट लिया, उसका यही से होगा। ये नहीं होगा कि या फिर कोई आदमी है बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी है तो वो उसके गोद में जाते ही रोने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको सिखा के भेजा है मदर नेचर ने, उसके फिजिकल कंडीशनिंग में शामिल है कि ये खुखार लोगों से बच के रहना। तो भाई प्रोजेक्शन तो तब से है, लेकिन वो ठीक है, वो ठीक है, वो उसको जायज़ कह सकते हैं। ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है ये हमारे गले का फंदा है। अब ये जो बच्चा है इसकी जैसी कंडीशनिंग है, जैसा एजुकेशन, जैसा माहौल मिला है, इसी से मिल करके इसकी जो ये जो आई टेंडेंसी के ऊपर जो ईगो की जो परत चढ़ी है। अभी जो फिज़िकल एस्पेक्ट, आई टेंडेंसी को चलो फिज़िकल एस्पेक्ट बोल दो, अभी जो आई टेंडेंसी या फिज़िकल एस्पेक्ट के ऊपर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की जो परत चढ़ी है, इसी से भेद आ जाता है तुम में और मुझ में। जो लोग बीच बीच में भटक गए हैं, कहीं कुछ और सोचने लगे, कुछ और समझने लगे, वो उतना साफ नहीं समझ पा रहे होंगे। जो अभी भी लेकिन कुछ तो समझ रहे होंगे, जो कुछ तो समझ रहे हैं ना, ये खुद को ही समझ रहे हैं। ओनली इन अटेंशन यू आर नॉट, attention is impersonal, attention is impersonal, and only in attention you understand. अंडरस्टैंडिंग को कोई कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। ओनली इन अटेंशन यू आर अटेंटिव, एंड ओनली इन अटेंशन तुम वही समझोगे जो कहा जा रहा है। when you are not attentive, when you are thinking what is being said, जो कहा जा रहा है उसे सोच रहे हो, तो तुम खुद को ही सुन रहे हो। द थॉट, द एक्सपीरियंस, द परसेप्शन, इट इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम यू। तो कोई एक ही अनुभव करता नहीं है जो कि दिन भर में तमाम तरीके के अनुभव लेता है। मेमोरी क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, पर ऐसा है नहीं। हर वक्त मेमोरी भी नहीं, एक और चीज़ है, वो है आई टेंडेंसी। आई टेंडेंसी तुम अभी जैसे किसी की हत्या कर दो या तुम किसी की मदद कर दो, आई टेंडेंसी दोनों ही जगह मौजूद रहेगी। और अगर एक दिन में तुमने दोनों काम करे हैं तो तुम्हें बिल्कुल लग सकता है मैं ही था जिसने वो करा है। भाई तुम नहीं थे, बहुत फ़र्क है। मान लो 6 घंटे का फासला है उन दोनों जो तुमने करा है उसके बीच में। उस 6 घंटे में काफ़ी कुछ हुआ है इस अनुभवकर्ता के साथ, इस पुतले के साथ, अहंकार के पुतले के साथ। इसका नज़रिया बदला, प्रोजेक्शन, क्योंकि कंडीशनिंग चेंज हुई, प्रोजेक्शन बदला, कुछ हुआ। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं, जस्ट सी वॉट यू थिंक, जस्ट सी वॉट यू डू, फिर इस पर बढ़ो। और इसी दौरान ये भी देखो, यही क्यों सोचता हूँ, यही क्यों बताऊँ, जो करना है करो। उसके बाद इस पे आओ कि ये जो इतनी पॉप विज़डम मैंने पकड़ रखी है कि अरे ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है, यही तरीका होता है, ये ऐसा करना चाहिए, ये कहाँ से आई है, थोड़ा इसको इंक्वायर करो। जो कुछ भी मन में चल रहा होता है, जब भी तुम कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसको थोड़ा इंक्वायर करो। ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज है कि पहले स्टेज में ये तो है ना, जो ऑब्जर्वर तो बचा ही हुआ है। भाई देखो, मैं अब स्पिरिचुअल हो गया हूँ, ईगो कह रहा है मैं अब स्पिरिचुअल हूँ, कंडीशनिंग बुरी है, मुझे उसको देखना है, समझना है। दूसरे में क्या है, दूसरे स्टेज में ईगो अब और ऑनेस्टली और बिल्कुल शुद्ध तरीके से खुद को एग्जामिन करना चाह रहा है, खुद के परसेप्शन को, खुद के थॉट्स को, एक एक चीज़ को। और वो ये भी रियलाइज़ कर रहा है कि इनके अलावा कुछ भी नहीं है, जो कि कभी था भी नहीं। कंडीशनिंग में जान डालती है आई टेंडेंसी, और आई टेंडेंसी फिज़िकल एस्पेक्ट है। तुम कभी फिज़िकल जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो कभी ऐसा है ही नहीं कि वो जीवित था या कभी वो असल में कभी था। वो इल्यूशन है, बस इल्यूशन है। किसी के भी बोलने के पीछे का रीज़न यही रहता है, कोई भी हो, क्योंकि सफरिंग जो है, ये जो ईगो है वो उसके देखे वो तो एग्जिस्ट करता है, और सफरिंग है उसके लिए तो एटलीस्ट है। अब तुम अगर दूसरे स्टेज पे आ गए हो तो ऐसा करना,
जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, इवन एट दिस पॉइंट, अभी से शुरू करो, अभी जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, बॉडी में जो सेंसेशंस हो रहे हैं, जो कुछ भी माइंड एक्नॉलेज करता है, जो कुछ भी 10 आवाज़ें होती हैं, 2 पे ही मन जा कर के रुकता है, ये तुम हो। तुम जैसे हो और क्या करोगे, और तुम यही सब तो करते रहते हो। दिन भर कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है, अटेंशन भी किसी चीज़ के ऊपर कहीं, ये भी एक सटल एक्टिविटी ही है। इसके अलावा तुम और क्या हो? यही बोलते रहोगे कि नहीं नहीं, ये जो सेल्फ इमेज होती है ना हमारे दिमाग में, खाली वो ईगो है। भाई ये भी तो ईगो है, उसके प्रोजेक्शंस भी तो ईगो ही हैं। तीसरी स्टेज ये है कि प्रोजेक्शन वर्ड बिल्कुल यूज़लेस लगे तुम्हें, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ ईगो है। और ये कोई, हाँ ऐसा है समझो कि जहाँ भी नज़र मेरी जाती है, मैं पाता हूँ कि मैं वहाँ पहले से मौजूद हूँ, क्योंकि वो मेरी कंडीशनिंग ही करवा रही है ना। तो ये किसी भी चीज़ को अहमियत देना, किसी भी चीज़ से डरना, अगर उसको उस चीज़ को जानने के पहले ही तुम इस पे आ गए, जो कि होता है हमारा। अभी तुम रोड पर जाओ या रेस्टोरेंट में जाओ, लोग दिखे तुम्हें और जैसे तुम्हारी कंडीशनिंग उस हिसाब से तुम उनको देख रहे हो, कंडीशनिंग ही देख रही है। किसी को कोई कंडीशनड हुआ नहीं है, कंडीशनिंग के अलावा तुम कुछ हो नहीं, तुम्हारा वजूद ही नहीं है कंडीशनिंग के अलावा। तो तुम किसी को भी देख रहे हो, जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, वही तुम हो, बात खत्म। तुम्हारा परसेप्शन फ्लॉड है, इनकम्प्लीट है, अनरिलायबल है, क्योंकि पास्ट से आ रहा है। अच्छा, इस चीज़ को समझोगे? रिकॉग्नाइज करना किसी चीज़ को, मतलब कि मैं फिर से उस चीज़ को समझ रहा हूँ, इंटरप्रेट कर रहा हूँ, री एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ऑलरेडी उसके बारे में सोच समझ रखा है कंडीशनिंग से। ऐसे समझो कि जैसे भारत में गोरे रंग को लेकर के काफ़ी वो रहता है, लोगों का अट्रैक्शन रहता है। वो इसलिए क्योंकि इतने सालों तक जो कॉलोनाइज रहे हैं अंग्रेज़ों ने, जो इतना शासन किया था ना, तो दिमाग में छवि है कि ये लोग हैं ना, ये है मतलब असली लोग, ये है पावरफुल। वो डर, अच्छा ये समझो, भले ही समझना है, हर भाव एक ही है। अट्रैक्शन इज़ फियर, फियर इज़ अट्रैक्शन। वो डर ही अभी अट्रैक्शन है, पहले डर लगता था, अब अट्रैक्शन है। ऐसा होता है। तो अभी किसी गोरे भारतीय को भी, फेयर इंडियन को भी देख करके जो आपके दिमाग में परसेप्शन बनता है, आप जो उसको देख ही रहे हो, भाई वो परसेप्शन तुम्हारा नहीं है, वो कंडीशनिंग से आ रहा है, और तुम उस कंडीशनिंग के अलावा कुछ हो ही नहीं, तो तुम उसके अलावा और क्या देखोगे? तो अल्टीमेटली यू आर लुकिंग एट योर सेल्फ। जब वो प्रोजेक्शन तुम्हारी कंडीशनिंग से निकल रहा है, तुम्हारी यानी कि तुम्हारे बाप दादाओं की, जब एक कंडीशनिंग से ही निकल रहा है और प्रोजेक्शन कंडीशनिंग से अलग नहीं है, यानी कि वो एक्सटेंशन ही हुआ कंडीशनिंग का, एक विस्तार। तो जो विस्तार है, उस विस्तार में और इसमें भेद क्या है, मुझे ये बता दो ना। ऐसे समझो कि जो सांप है, सांप अपनी पूंछ को कभी कभी खाने लगता है। ऐसा समझो कि वो उसको दूसरा सांप, उसका रीज़न कुछ और होगा, लेकिन ऐसा समझो कि दूसरा सांप समझ के खा रहा है, और मान लो कि एकदम से उसकी पूंछ बढ़ जाती है, बढ़ती उसे पता चलता है, और जो बढ़ना है क्या है, प्रोजेक्शन है। अभी अपने प्रोजेक्शन की तरफ देख रहा है, अपनी एक्सटेंशन, अपने विस्तार की तरफ देख रहा है, और ऐसा समझो कि उसे लग रहा है कि कोई दूसरा सांप है और दुश्मन है, खाने के लिए जा रहा है। वो अल्टीमेटली किसको खा रहा है? खुद भी खा रहा है।
तुम अपनी कंडीशनिंग के अलावा कुछ नहीं हो, पहले तो ये समझो। जो कुछ भी अनुभव करते हो, जो कुछ भी देखते हो, सुनते हो, समझते हो, जिस भी निर्णय पर आते हो, वो तुम हो। जैसी तुम्हारी कंडीशनिंग रही है, और क्या निर्णय पर आओगे तुम इस स्थिति में? इसके अलावा और क्या कर सकते थे तुम? और जो भी संभावनाएं हैं और जो भी ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के अलावा क्या कर सकते हो तुम? सिर्फ 5-6 ही किन्हीं ऑप्शंस के बारे में ख्याल आएगा, ये भी कंडीशनिंग है। इन 5-6 के बारे में सिर्फ सोचोगे ताकि खुद को वो दे सकोगे, एटलीस्ट मैंने ट्राई तो करा था कुछ और करने का, और अल्टीमेटली करोगे वहीं जो कि करते हुए आ रहे हो, ये भी कंडीशनिंग है। जो विचार है, जो कर्म है, जो भावनाएं हैं, जैसे भावनाएं तुम्हें कंट्रोल करती है, संचालित करती है, इसके अलावा तुम और क्या हो? अगर हो तो यही सब हो। जब द्वैत के दोनों सिरे, अनुभवकर्ता, दृष्टा और अनुभव, दृश्य एक हो जाते हैं, तो तुम्हें दिखता है कि प्रोजेक्शन ही भर है और कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस ही है, एक्सपीरियंसर या प्रोजेक्टर या सीकर, ये कभी थे ही नहीं। तब तुम जा कर के अवेयरनेस में बैठ जाते हो।